उदेशिका एडु फिल्म्स एंड प्राइवेट लिमिटेड में मैं काजल मिश्रा आज शिक्षा पर बात करने जा रही हूँ। और जैसा कि कबीरदास जी ने कहा भी था कि संगत से गुण आत हैं और संगत से गुण जात हैं। तो आज शिक्षा पर ही एक शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हैं जिन्होंने शिक्षा के स्वरूप को भारतीय सेना में रहते हुए समझकर और शिक्षा को धरातल पर पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। उनका मानना है कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, डिसिप्लिन्ड एजुकेशन और गोल ओरिएंटेड एंड ऑब्वियस सी बात है कि अफोर्डेबल एजुकेशन पर उन्होंने जोर दिया है। तो आज हमारे साथ में है श्री श्रवण कुमार दीक्षित जी। तो सर, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं श्रवण कुमार दीक्षित आप सबके समक्ष हूँ। सबसे पहले मैं उदेशिका डिजी प्राइवेट लिमिटेड को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सामाजिक उत्थान के लिए और धरातल पर शिक्षा को एक स्वरूप देने के लिए जो कार्य आप सब कर रहे हैं ये प्रशंसनीय है और ये समाज को एक नई दिशा और एक नई दशा और बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप करने में निश्चित तौर पे एक शिखर तक पहुंचाएगा। और इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप सबने मुझको यहाँ पर आमंत्रण दिया। ठीक है सर, तो इसी के साथ सबसे पहला प्रश्न जो है वो सर हमारा ये है कि क्या शिक्षा का सही प्रचार प्रसार या मानक सिर्फ सरकारी तंत्र पर निर्भर है? क्यों नहीं हो सकते ग्रामीण परिवेश में भी राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय व राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय? इनके अभाव में आखिर कब तक प्रतिभाएं परिस्थिति व समय की भेंट चढ़ती रहेंगी? मैं आपको बताऊं, जो ये प्रश्न है ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व से या मेरे कार्य से या मेरे जो जीवन में लक्ष्य है उससे बिल्कुल मैच खा रहा है। क्योंकि हमारा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थित है और आज मैं कह सकता हूं कि 60 से 70% बच्चा हमारे विद्यालय में ग्रामीण परिवेश का ही है। और वो बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद वो सोच नहीं सकते थे कि उनको इस तरीके की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एफोर्डेबल शिक्षा और सबसे बड़ी वैल्यू बेस्ड एंड डिसिप्लिन शिक्षा प्राप्त होगी। सबसे बड़ा जो आपका प्रश्न है, क्या सरकारी तंत्र ही, सरकार तो अपना काम करती ही करती है, हम सब भारत के लोग मिलकर अपने लक्ष्यों को ध्यान से सोचे समझें। और हमारा ये कहना है अपनी आंखों को खोलने का जो वो है विजन, उसको बहुत जल्दी खोलें। क्योंकि एक देश का निर्माण हम सबके छोटे छोटे प्रयासों से, हम सबके छोटे छोटे और कंसिस्टेंटली किए गए प्रयासों से अवश्य तौर पर हम विश्व को सर्वश्रेष्ठ देश दे सकते हैं। और जो अग्रणी होगा आने वाला युग, जिस तरीके से हमारे देश में काम चल रहा है, सरकार भी कर रही है, हम सब मिलकर भी कर रहे हैं। और रही बात पुस्तकालय की या कोई भी संसाधनों की, संसाधन होना आवश्यक है, लेकिन सबसे ज्यादा संसाधनों को जो लोग चला रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनके अंदर एक प्रबल इच्छा शक्ति का होना अनिवार्य है। जब हमारे अंदर प्रबल इच्छा शक्ति होगी, संसाधन भी होंगे, उनका संचालन भी होगा, उनका सही से क्रियान्वयन भी होगा और उससे लाभान्वित होने वाले बच्चों की या जो भी उसका लाभ लेना चाहे वो लाभान्वित होते हैं। क्योंकि हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है और उसमें हमने तरह तरह की किताबें, चाहे नॉलेज बेस्ड हो, चाहे ऑटोग्राफी हो, बायो ऑटोग्राफी हो, नॉलेजेबल बुक्स हो, चिल्ड्रन बुक्स हो, हमारे एजुकेशनल एकेडमिक से रिलेटेड बुक हो, सब आदि बुकों का हमने प्रावधान किया है। और इसको सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक बच्चा हफ्ते में 2 बार 3 बार जाकर उन पुस्तकालयों को पढ़े। इसके अलावा छुट्टी के बाद भी बच्चा जो लाइब्रेरी में आना चाहता है, हमारी विद्यालय की लाइब्रेरी 24 घंटे निःशुल्क उन बच्चों के लिए खुली है। ओके सर, तो इसी के साथ हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार है कि शादी व पढ़ाई दोनों में किस विषय को चुनने के लिए समाज ज्यादा छानबीन करता है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसका मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारी सामाजिक संरचना कुछ इस तरीके की बनी है कि समाज को दोनों चीजों को देखना है और दोनों को ही बराबर अगर बल दे
और मेरा मानना है शादी सेकेंडरी चीज, और वो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, उसमें छानबीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने शिक्षा का सही जगह अपने बच्चे के लिए चुन ली है, और सही हाथों में अगर बच्चा अपना पहुंच जाता है और समय रहते सही शिक्षा उसको प्राप्त होती है, गोल ओरिएंटेड शिक्षा अगर उसको प्राप्त हो रही है, तो उसका गोल भी अचीव होगा, और समय के साथ जब वो बड़ा होगा तब पाएगा कि अपने आप इस काबिल हो जाएगा, उस स्तर पे अपने आप को पाएगा कि उसको शादी के लिए उसके गार्जियन को, उसके माता पिता को सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले शिक्षा को, उस पर बहुत विशेष बल देने का जरूरत है, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी पिछले साल एक बच्चा था 9वीं क्लास का, हमारे विद्यालय का फीस मात्र 9वीं क्लास का 1500 रुपये है। वो भी 1500 क्यों है ये भी जानना हमें जरूरी है, क्योंकि चूंकि मैं प्राइवेट संस्थान चला रहा हूँ, और अभी आज की नज़र में सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्राइवेट संस्था का मतलब होता है कि जहां पर बहुत बजट खर्च हो। बिल्कुल, एक बड़ा बजट चाहिए होता है स्कूल चलाने के लिए। स्कूल चलाने के लिए भी, और गार्जियन पे भी ये समझता है कि अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं बहुत होगी, तो फीस बहुत होगी, बहुत अननेसेसरी खर्चे होंगे। तो इस चीज को बड़ा ध्यान रखा है हमने। अब 1500 रुपये फीस अगर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका जो टीचर्स उसमें बच्चे में लगे हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, मान लीजिए। बिल्कुल। अगर वो अपना समय कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको नॉट सैलरी के तौर पर, उनको कंपेंसेट के तौर पर हम लोग हैंडसम अमाउंट अगर देंगे तो उनके जीवन में और उछाल आएगा, और वो क्वालिटी एजुकेशन देने में सक्षम होंगे। लेकिन हाँ, दूसरी चीज है, हमको अगर स्कूल को रन कर रहे हैं तो सामाजिक जो परेशानियां हैं उन पर हमें अवगत होना होगा, और उसको बहुत अच्छे से समझना होगा कि एक गरीब आदमी अगर बच्चे को पढ़ाए तो हमें किस तरीके का उसको रखना है, अपनी शिक्षा में फीस को कैसा रखना है, ताकि कम फीस में वो किस तरीके से बच्चे को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन से वो प्लेटफॉर्म तैयार करने का हमारा नित्य प्रयास रहा है। और इस पे हम वो मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं कि कम फीस में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे हो और उनको क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्राप्त हो। इस पर हमारे कुछ मानक हैं, उनको हम लेके चलते हैं। सबसे पहला हम डिसिप्लिन को तवज्जो देते हैं कि बच्चा अगर हमारे स्कूल में है तो वो नियमित स्कूल आएगा। जो नियम हमने संस्थान के अंदर बनाए हैं उनका उनको अनुपालन करना पड़ेगा, और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर एकाचित हो। हमारे टीचर्स इस तरीके से तैयार होके आते हैं, इस तरीके से पढ़ के आते हैं कि जो क्लास में बच्चों को प्रसारित करने जा रहे हैं या जो डिलीवर करने जा रहे हैं वो उनसे सर्वोत्तम को होए ना। तो वो सर्वोत्तम, जब सबके मन में सर्वोत्तम की जब आ जाती है कि मैं सर्वोत्तम प्रदान करूंगा, मैं सर्वोत्तम प्राप्त करूंगा, और मैं सर्वोत्तम इस संसार को सेवा के तौर पर प्रोवाइड करूंगा, तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा ही हम पाते हैं। जब हम सर्वोत्तम सोचेंगे, सर्वोत्तम करेंगे तो उसका प्रतिफल भी सर्वोत्तम होगा। ओके, तो मतलब कम पैसों में जो अफोर्ड की जा सकती है, सर के स्कूल में उस प्रकार की शिक्षा दी जाती है और डिसिप्लिन को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो सर इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप अपने पाल्यों को शैक्षिक वातावरण प्रदान करने में सक्षम हैं और इसमें आपका क्या योगदान है? बिल्कुल, जो आपका पहला प्रश्न है कि अपने पाल्यों को, बच्चों को शैक्षिक वातावरण देने में सक्षम है, मैं कह सकता हूँ 110% मैं इस कार्य में योग्य हूँ। मैं अकेले ही नहीं हूँ, क्योंकि इस व्यवस्था में हमारी इंटायर टीम है। तो हमारी इंटायर टीम पूरी इस तरह से प्रशिक्षित है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो हमारे अदर सपोर्टिंग स्टाफ हों, चाहे हमारे स्कूल के बस ड्राइवर्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे अभिभावक हों, चाहे मैं स्वयं हूँ, सब इस तरह से प्रशिक्षित हैं कि एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बच्चों को प्रदान किया जाए। जब कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बच्चे को मिल जाता है और सब एक जैसा सोचते हैं तो अपने आप आज से कल बेहतर होता है, परसों और बेहतर होता है। तो हम पिछले 5 सालों में हम पा रहे हैं
कि इसी दर में, इसी अफोर्डेबल दर में, मिनिमम फीस में आज जो हमारा विद्यालय है, जो हमारे टीचर्स का स्टैंडर्ड है, हमारे बच्चों का जो स्टैंडर्ड है, इवन हमारे अभिभावकों का जो आज तक प्राइवेट स्कूल के प्रति एक नफरत भरा नजरिया होता था कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेज दिया, आज वो प्यार कर रहे हैं। और हम उनसे अगर कहते हैं 1 रुपया तो वो 2 रुपया देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि हम अफोर्डेबल और प्राइस रखा है स्कूल का और फीस। क्वालिटी एजुकेशन ये उनको पता है। और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं अपने विद्यालय से कभी भी 1 रुपया मुझको छूने की जरूरत ना पड़े। और मेरा आग्रह है सभी शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कि इसको अगर शिक्षा में कदम रखा है तो सेवा भाव सबसे बड़ा है। जैसा हमने अपने विद्यालय का मोटो रखा है, और ये हमारे पुण्य माता पिताजी की एक इच्छा थी, सेवा अस्माकम धर्म, जो हमारे घर में संस्कार के तौर पर हम सबको दिए गए कि हाउ आई बिकम अ यूजफुल, हाउ आई बिकम अ हेल्पफुल टू द अदर्स। वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े काम करके ही हम मदद कर सकते हैं। हम छोटे छोटे नित्य छोटे छोटे कामों से भी लोगों की मदद कर सकते हैं। जब आप एक छोटा कदम बढ़ाते हैं, परमात्मा आपको अपने आप बड़ा कदम रखने का साहस देता है और सामर्थ्य देता है और सक्षम करता है, और उस पर आप पाते हैं। तो जो सफर हमने शुरू किया था 2 कमरों से अपने विद्यालय का, आज एक विशाल रूप ले चुका है। और मेरा आने वाले भविष्य को लेकर बिल्कुल क्लियर कट गोल है कि हम इसी दरों में, ये इसी अफोर्डेबल फीस में पूरे शाहजहानपुर में कम से कम 50,000 बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। एक दिन आप पाएंगे कि आरएलडी पब्लिक स्कूल एक साथ अलग अलग जगहों पर 50,000 बच्चों को पढ़ा रहा होगा, शिक्षा दे रहा होगा, ना कि शिक्षा दे रहा होगा। हमारा जो लक्ष्य है, इतना अच्छा मार्गदर्शन करो कि सबसे पहले उनको एक अच्छा इंसान बनाओ, हेल्पफुल वाला नेचर बनाओ। जैसे मैं सुनिश्चित करता हूँ छोटी छोटी एक्टिविटी के माध्यम से, जब इंटरवल होता है बच्चे अपना लंच करते हैं, किसी कारणवश कोई बच्चा अपना लंच नहीं लेके आया है तो सुनिश्चित करता हूं कि दूसरे बच्चे के साथ वो शेयरिंग करे। शेयरिंग करना सीखेगा तो केयरिंग करना सीखेगा, और शेयरिंग और केयरिंग करता जाएगा, अपने आप अंदर से उसकी एक आत्मा ऐसी होगी कि वो मदद करना सीख जाएगा। और जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो सब मिलकर एक सक्षम अपना स्थान बनाएंगे, सक्षम अपना शहर बनाएंगे, सक्षम अपना राज्य बनाएंगे, और इस तरह से हम अपने सबसे सर्वोत्तम देश की स्थापना करने में कोई संदेह नहीं है कि इसमें हम सफल होंगे। ओके, तो सर इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी शिक्षा महंगी क्यों है, और कब तक शिक्षा के मार्गदर्शन के लिए ग्रामीणों को वंचित रहना पड़ेगा? कहाँ महंगी है शिक्षा? हमारा जो मॉडल है, अब यही बात है, यही हमको समझना है, सोचना है। जैसा आपने पहला प्रश्न आपका था, हमको याद है कि किस चीज को हम ज्यादा छानबीन करते हैं, शिक्षा के लिए छानबीन कर रहे हैं या शिक्षा के लिए छानबीन कर रहे हैं? अगर शिक्षा दिलवानी है बच्चे को, शिक्षा के साथ साथ लर्निंग दिलवानी है बच्चे को, शिक्षा और लर्निंग के साथ साथ बच्चे को अनुशासन दिलाना है, बच्चे में वैल्यू डालनी है, तो थोड़ा बहुत हम सबको परिश्रम करना होगा। मैं ये नहीं कहता मैं कर रहा हूं, हमारे जैसे हजारों लोग हमारे देश में हैं जो इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, और नित्य वो उनके प्रयास हैं, वो कहीं अपने आप को हाईलाइट नहीं करते, वो अपना काम करते हैं। तो थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में खोजबीन करने का आवश्यकता है। और रही बात शिक्षा महंगी क्यों है, मैं कह रहा हूं कि मैं वो मॉडल लेके आया हूं सबके सामने, रियली जो अफोर्डेबल है, और रियली वो जो बच्चे को चाहिए वो चीज बच्चे को प्राप्त हो रही है, कम पैसे में बच्चे को वो चीज प्राप्त हो रही है। और मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर बच्चे को हम भेज रहे हैं तो पहले सपोज मैं आपसे एक प्रश्न करूं, मैं आपके घर आया और कहूं कि आपने आलू टमाटर बनाया, और कहूं कि मटर पनीर हमको खिलाइए जी, बना के आपके घर में आलू टमाटर,
और मैं क्या कह रहा हूँ, मटर पनीर खाना है। ऑब्वियसली सी बात है कि आप हमको आलू टमाटर ही खिला पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वही अब बना है। वही एजुकेशन है कि आपको उन लोगों की मंशा और उन लोगों के बारे में जानना है जिनके हाथों में प्राइवेट सेक्टर है। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, कोई एक व्यक्ति जो संस्थान को लीड कर रहा होगा, बिल्कुल, उसके मनोभाव को आपने पढ़ना है। उसके क्या विजन है, उसका विजन यही तो नहीं कि आपके पॉकेट की तरफ देख रहा है वो, उसका खुद का विजन क्या है कि अगर उसका विजन है कि आपके दिल की तरफ देख रहा है, आपके बच्चे के भविष्य की तरफ देख रहा है, जी। तो आप उन लोगों की कमी नहीं है। उन लोगों के बस आपकी कमी है आपके विजन में। जब आप बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत चमक दमक देखते हैं, तो आप शिक्षा से दूर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं चमक दमक खराब है, चमक दमक होनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति जो लोग संस्थान चला रहे हैं, उनके भाव में, उनके मन में सेवा होनी चाहिए। अगर उनके मन में धन है, तो मेरा आग्रह है, मेरा विनती है कि इस रूपरेखा को चेंज करें, क्योंकि समाज हर चीज को जानता है और समझता है, और जब सेवा होगी तो सेवा अपने आप फैलेगी। अफोर्डेबल है शिक्षा और दी जा सकती है कम पैसे में। हमारे यहाँ का जो मॉडल है, एक मैं कहता हूं जो 400-500 रुपए दिहाड़ी मजदूर है वो कमा रहा है, तो वो अपने बच्चे को आराम से पढ़ा सकता है आरएलडी स्कूल में। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट ईयर की बात है, एक व्यक्ति थे, उनका बच्चा 9वीं क्लास में आया। वो बोले अब मैं बच्चे की 1500 रुपया फीस देने में सक्षम नहीं हूँ। इत्तेफाक की बात है, वो किसी गांव में वो पंचायती राज की तरफ से जॉब में है। वो हमें बाद में पता लगा, तब नहीं पता था। चूंकि वो उन हमारे स्कूल में आजकल जैसे हम देखते हैं समाज में मैक्सिमम आदमी पुड़िया खाते हैं, वो पुड़िया खा के आए हुए थे, स्मेल उनके मुंह से आ रही थी। मैं कहा अरविंद, उनके बच्चे के पिता का नाम अरविंद था, मैं कहा अरविंद आप स्कूल आए हो, देखो पुड़िया खा के आए हो, कितने की है? बोले 5 रुपए की है। हमने कहा दिन भर में कितनी खा लेते हो? बोले 10-15 खा लेते हैं। हमने कहा यार दोस्त मिल जाते होंगे, उनके साथ भी शेयर करते हो? बोले बिल्कुल करते। हमने कहा इसका मतलब तुम 100 रुपया दिन भर में पान पुड़िया में खर्च कर रहे हो, क्या 75 रुपए अपने बच्चे की शिक्षा में नहीं खर्च कर सकते? उनको ये बात हमारी बिल्कुल समझ में आई, और उन्होंने कहा कि मैं अब आज से अपने बच्चे की शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दूंगा और इस पुड़िया पे अपनी निर्भरता कम करूंगा। और उन्होंने मेरी बात को माना, और ना ही उन्होंने बात को माना, बच्चे ने भी इस बात को पकड़ा। आज बच्चा हमारे स्कूल का वो सीबीएसई बोर्ड की 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहा है, और हमें विश्वास है बच्चा हमारे स्कूल के 5 टॉप बच्चों में शामिल होगा। तो हमें छोटे छोटे प्रयास करने हैं, और लोगों से मेरा आग्रह है कि लोग इस बात पे देखें परखें कि शिक्षा या जिसको अपने बच्चे को जिन हाथों में दे रहे हैं, जी आर एलिजिबल और नॉट, वो कितना सक्षम है, वो कितना शिक्षा को जान रहे हैं, कितना लर्निंग को जान रहे हैं, और कितना उनके सेवा उनके मन में है। अब अगर सेवा मन में है तो निश्चित है सेवा का फल मेवा के तौर पर प्राप्त होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मुख्य बात यही है कि शिक्षा जो है वो अफोर्डेबल है, बस आप में करने की क्षमता और आपका करने का मनोबल होना चाहिए। तो इसी के साथ सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई होती क्या है और उन छात्रों का क्या जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये हमको भी कई बार पीड़ित करता है, दुखी करता है, क्योंकि ये मानना है कि प्रभु ने हम सबको एक सा बनाया है, हर बच्चे को एक सही बनाया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुआ हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में पैदा हुआ हो, चाहे वो किसी अमीर के यहाँ जन्मा हो, चाहे किसी गरीब के यहाँ जन्मा हो। सब बच्चे को, हम सबको एक बुद्धि दी है प्रभु ने। लेकिन है क्या कि जो बुद्धि है वो एक क्रमबद्ध तरीका है। जैसे विद्या विनय को देती है, विनय से बुद्धि आती है जी, बुद्धि से हमारा विवेक पैदा होता है, विवेक से विकास होता है। तो सबसे पहला विद्या, जो कि अनिवार्य है। विद्या के साथ साथ जैसे
हम बात करते हैं शिक्षक। सबसे पहला है शिक्षक। देखिए, शिक्षक का भी क्रम है। शिक्षक जो हम सबको अक्षर का ज्ञान दे, गिनती का ज्ञान दे, वो शिक्षक। जी। शिक्षक के बाद आता है आचार्य, जो हमारे अंदर इन सबके साथ साथ आचरण पैदा करे, आचार्य। फिर उसके ऊपर आ गया अध्यापक। अध्यापक जो विषय वस्तु है उसको अच्छी तरह से अनुसरण करते हुए, उसको कंठस्थ करते हुए सरल तरीके से बच्चों तक पहुंचा दें, वो अध्यापक। फिर उसके ऊपर आ गए गुरु, जो बच्चे को किताबों के साथ साथ उनके लिए मार्गदर्शन का काम करें। गुरु के ऊपर आ गए समर्थ गुरु। समर्थ गुरु कौन? जो बच्चे की एक एक बात को ध्यान में रखें, बच्चे के एक एक क्रियाकलाप को ध्यान में रखें, और बच्चे के विकास के लिए, चाहे उनका बौद्धिक विकास हो, चाहे उनका सामाजिक विकास हो, चाहे उनके आचरण से संबंधित विकास हो, हर तरीके के विकास पे नजर रखें और उनको लगातार अपने एक पायनियर, एक मार्गदर्शन की भूमिका में हर चीज पर चर्चा करते हुए उनको आगे ले जाएं। उसके आगे आ जाते हैं परम समर्थ गुरु, जो बच्चे के भविष्य को भी अपने मन में, माइंड में सेट कर लेते हैं। हम बताते हैं, जैसे जब चाणक्य को धनानंद जी ने बेइज्जत करके निकाला था अपने साम्राज्य से, जी। तो उन्होंने इस बात को गांठ बांध ली थी कि मैंने वो शिष्य देना है जो इस व्यवस्था को बदल सके, एक अच्छा साम्राज्य बना सके। और उन्होंने एक शिष्य, जिसको हम लोग जानते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी को चुना, उनको वो शिक्षा दी, और आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे साम्राज्य को स्थापित किया जो आज भी हम सबके लिए आदर्श है। जी। तो अगर सही में हमें ऐसे परम सामर्थ्य गुरु की भूमिका में आना होगा, हमें वहां तक सीमित नहीं रहना है कि बच्चे को डिग्री दिया छोड़ दिया, नहीं, बच्चे के गोल ओरिएंटेड तक, कि उसको जीवन में जो स्किल्स की जरूरत है उसका निर्माण, उसके बारे में चर्चा। जैसे हमारे विद्यालय में एक चीज है, जो बच्चे, जैसे आपका प्रश्न था, जी। पढ़ने में अच्छे नहीं है, उनका क्या? तो हम हर एक मंडे को, जैसे हमारे अखबार हैं, समाचार पत्र हैं, वो पूरे ज्ञान से ओतप्रोत हैं, लेकिन हम आजकल उन चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो हमारी आदत रही है शुरू से अखबार पढ़ने की, तो मैंने पाया था कि हर एक सोमवार को समाचार पत्र में एक सफल आदमी की स्टोरी आती है। ये कुल लोगों की आती है कि जो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए, बट किसी और फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर समझ दी गई। क्या दी गई? जैसे हमने कहा, विद्या विनय को देती है, विनय से क्या आता है? बुद्धि आती है, बुद्धि से क्या आया? विवेक आया, विवेक आया। तो वो ठीक है, अगर बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, मतलब एकेडमिक अच्छा, पढ़ने में ठीक, अंदर मतलब सेंस एकेडमिक की तरफ फोकस नहीं है, लेकिन वो विवेकवान है। क्या है? विवेकवान है, समझदार है। तो वो उन बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हमारे विद्यालय में हर सोमवार को एक सक्सेसफुल स्टोरी जो न्यूज़पेपर में आती है, वो बच्चों को बताई जाती है। और धीरे धीरे हम पा रहे हैं वो बच्चे भी उत्साह से ओतप्रोत हो गए हैं, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, उनके अंदर भी जीवन के प्रति एक आशा आ गई है। जब आशा आ गई है तो जाहिर सी बात है वो उसकी तरफ बढ़ेगा और काम करेगा और सफलता के परचम को लहराएगा। और ये बात सच्चाई है। दुनिया में जितना भी आप पाएंगे एंटरप्रेन्योर हुए हैं या जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हैं, दे वर नॉट गुड इन एकेडमिक्स, बट कहीं ना कहीं वो, उन लोगों के अंदर विवेक था, और विवेक के साथ साथ उनको ये चीजें, समाज की चिंता रही कि समाज को कैसे अग्रणी किया जाए, हमारी सोसाइटी में कैसे रोजगार उत्पन्न किए जाए, और उन्होंने उस पर काम किया है। आज वो सक्सेसफुल बिजनेस, गवर्नमेंट के साथ साथ, गवर्नमेंट तो इतना आज की डेट में रोजगार जनरेट करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसको बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं देखनी है जी। उन लोगों को, जो पिछड़े लोग हैं, उनको ऊपर लाना है, तो बहुत से एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के तो वहां हो जाते हैं।
और इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग हैं जिन्होंने समाज की चिंताओं को देखा है, अपने विवेक से इंडस्ट्रीज लगाई हैं और उनको बच्चों को आगे बढ़ने के मौके दिए हैं। जी। वो ऐसे ही बच्चे निकल के आते हैं, लेकिन उनको मौका लगातार मिलना चाहिए। शिक्षा इंक्लूसिव हो, कैसी हो? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन। अब जैसे हम कहते हैं वो स्कूल बहुत अच्छा, समावेशी शिक्षा। वो स्कूल बहुत अच्छा, वहां तो बच्चे का इंटरव्यू हो के बच्चे में क्वालिटी है। हम जैसे हमारे शहर में कई स्कूल हैं, हम पाते हैं, सुनते हैं कि वो बच्चा आपके यहाँ नर्सरी से लेके 8वीं तक पढ़ा, ठीक है, 9वीं में किसी कारण से वो बच्चा नंबर अच्छे नहीं लाया, तो आप उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं। क्यों भाई? जरूरी है कि एकेडमिक से ही बच्चा टॉप पे जाएगा? नो, उसको मौका देना है। अब चूंकि वो आपके यहाँ 8वीं तक पढ़ा है, अब वो 9वीं में कहाँ जाए, तो वो वहीं बना रहे। मतलब आप अच्छा अच्छा कहने के नाम पर तो शिक्षा को कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव बनाते जा रहे हैं ना। हमें शिक्षा को इंक्लूसिव बनाना है, और शिक्षा की सबसे ज्यादा एक्चुअल में जरूरत, अगर सही बात करें तो रिच पर्सन्स को नहीं है, रिच फैमिलीज को नहीं है। एक्चुअल में शिक्षा की जरूरत है गांव देहात में बैठे दूरगामी क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को। जी। उनकी चिंता करें। अगर चाहते हैं सब लोग तो आइए हमारे साथ, कंधे से कंधा मिलाइए। वो मॉडल मैं देने को तैयार हूं, वो चीजें करने को तैयार हूं आप सबके साथ, लेकिन हमें सेवा जगानी होगी। अगर हमारे बच्चे के गार्जियन के पैसे से अगर मेरी गाड़ी में तेल पड़ने लग गया तो सेवा खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? सेवा खत्म। सेवा खत्म हो गई। शिक्षा को सबसे पहली चीज सेवा ही है, ये हमारा व्यवसाय नहीं है। ये बात उन लोगों को समझनी है, लोगों को समझनी है जो लोग सक्षम हैं, जो लोग इस काम को कर रहे हैं। चलो ठीक है भाई, तुमने एक स्कूल अमीर बच्चों के लिए बना दिया, अब एक स्कूल गरीब बच्चों के लिए बनाओ, बिल्कुल, जहां पर इंक्लूसिव बने। और जब वो उस समाज की कोई हमारी नजर में कोई फायदा नहीं है जहां पर असमानता हो, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे सामाजिक तौर पे, चाहे धार्मिक तौर पे। हम सब इंसान हैं, हमें भगवान ने सोचने समझने का शक्ति दिया है। तो इस सोचने समझने की शक्ति को अगर हम अपने मन में बहुत अच्छी तरह से विस्तार दे दें और इसको इस नजरिए से सोचें कि सब बराबर है। मेरी एक बड़ी अच्छी कविता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की, कि जब हम सब में है लहू एक सा, हम सब में लहू एक सा, तन ढकना सबकी प्रथा, तो आपसी सुख का संचार होना चाहिए। हर आदमी को हर आदमी से प्यार होना चाहिए। हर आदमी को हर आदमी से प्यार होना चाहिए। जी। नमस्कार सर। नमस्कार। उद्देशिका डीजी स्कूल ने संविधान के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और संविधान की उद्देशिका का जो मुहिम चला रही है, इसमें आपने सारे बच्चों को संविधान का कथा करवाई जो हम लोगों ने, उसमें आपने किस तरह सराहना देती है? चलिए, अच्छा प्रश्न आपका। जैसा उद्देशिका डीजी स्कूल, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, उद्देशिका यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना। ये जो पहल थी, इसको हमारी वार्तालाप हुई आपके, इसके जो फाउंडर हैं उद्देशिका के, मिस्टर सुमित कुमार, उन्होंने कहा कि जो हमारा संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य निहित हैं, इनका प्रचार प्रसार बच्चों तक हो, बच्चे हमारे मौलिक कर्तव्य को जाने और बच्चों तक ये पहुंचाना उद्देश्य था। तो तुरंत हमने इनकी बात को, क्योंकि ये बड़ा विचारणीय और बहुत शोभनीय विषय है जो बच्चों में एक ऐसी भावना उत्पन्न कर सकता है जिसके द्वारा वे अपने कर्तव्य को जान सकते हैं। जैसा एक प्रचलित भजन है जी, जिसके बारे में हम सब बड़ा करते हैं कि हमें ना सोचे हमें मिला क्या, हमें सोचे कि हमने किया है अर्पण। तो ये जो संविधान कथा या संविधान में कर्तव्यों का जो बोध बच्चों में प्रसार करने की जो उद्देशिका की पहल है, ये अपने आप में एक अनूठी है और एक
पूरे देश के लिए धीरे धीरे चलकर एक मिसाल होगी कि जब बच्चा इनिशियली स्टेज में जब होता है तब उसे अब उसके कर्तव्यों का बोध हो जाता है, तो वो अच्छी तरह से एक डिसिप्लिन इंसान बनेगा, एक डिसिप्लिन नागरिक होगा। जब डिसिप्लिन होगा तो जाहिर सी बात है, जैसे हमारे सेना में हम सबको सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है। और डिसिप्लिन मतलब कोई काम ऐसा हो ही नहीं सकता हम लोगों के द्वारा 100% गारंटी है जो गलत हो, जो क्या हो, गलत हो। तब बच्चे को बोध हो जाएगा अपने कर्तव्यों का, हम उसको बोध हो जाएगा अर्पण करने का कि हम हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट इज माई ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। और संविधान पढ़ने से उसको देश की व्यवस्था, संरचना, उसके संचालन के बारे में जब अवगत हो जाएगा तो उसका जो दिमाग है पूरी तरह से, जो कहते हैं ना राष्ट्रवाद की भावना होना, क्या होना, राष्ट्रवाद, वो कोरी नहीं रह जाएगी। अभी हम लोग राष्ट्रवाद के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है, विभिन्न जगह पर राष्ट्रवाद चल रहा है। जब माइंड में सेट हो जाएगा राष्ट्रवाद क्या है तो वो दूसरों के बारे में से बाहर निकलेगा, स्वयं के सोचने के बारे में बाहर निकलेगा। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगा, अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने धीरे धीरे अपने देश के प्रति। तो जब ये चीजें हो जाएंगी, जब माइंड विकसित हो जाएगा, और जब विकसित हो जाता है अच्छी तरह से, तो खुशहाली, समृद्धि, है ना, उन्नति, ये सब स्वतः आ जाएंगे, पीछे पीछे चलती हैं। ये सब स्वतः उत्पन्न होने वाली चीजें, लेकिन कब होती हैं, जब पूरी तरह से विकसित मस्तिष्क हो जाता है। तो ये जो पहल है आपकी उद्देशिका फाउंडेशन की, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, नो द प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स टुवर्ड द नेशन। जैसे कि हर बच्चे ने पढ़ा, आपके स्कूल के सर हर बच्चे ने संविधान कथा में शामिल हुए, हर बच्चे ने पढ़ा, सारे बच्चों ने पढ़ा, उसके बारे में जाना, संविधान के बारे में। ये हमने बच्चों से उसका फीडबैक भी लिया ना। अब हम खुश कह सकते हैं कि हमारे यहाँ 5वीं से लेकर 10वीं तक के प्रत्येक बच्चे को कर्तव्यों का बोध है। शायद भारतवर्ष में पहला आपका स्कूल ऐसा रहा है जिसमें संविधान कथा का आयोजन हुआ। ये भी हम इसको फिर से एक बार धन्यवाद करेंगे अपने परम पिता परमेश्वर को कि ऐसे अवसर हमको हमेशा देता रहे और हमें इन्हीं कार्यों में विलीन रखे, और मैं अपनी आंखों के सामने देख पाऊँ हमारे 1-2 लाख बच्चे जो देश की सेवा कर रहे हों और निष्ठावान तरीके से सेवा में तत्पर हों, तो ये हमारे जीवन को, मैं कहूँगा, एक संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। यही मैं चाहता हूँ, और आप सबको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपके पहल के द्वारा जो समाज में क्रिएटिविटी के माध्यम से, डिजी स्कूल के माध्यम से, या उद्देशिका कथा की पहल के द्वारा जन जन तक, बच्चे बच्चे तक अपने कर्तव्यों का जो बोध और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, इसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जब हम ड्यूटीफुल बन जाएंगे, ऑटोमेटिक हमको ड्यूटीफुल डिसिप्लिन बनाई देती है, और डिसिप्लिन बनेंगे तो जाहिर सी बात है हमको राइट्स भी प्राप्त हो जाएंगे अपने आप। तो ये तो सच्चाई है कि इफ यू वांट टू गेट द फ्रीडम यू हैव टू बी डिसिप्लिन। जब डिसिप्लिन है तो फ्रीडम ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लिबरेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, हमें आज़ादी मिल जाएगी। कहाँ से आज़ादी मिल जाएगी? हमें आज़ादी मिल जाएगी अमीरी गरीबी से, हमें आज़ादी प्राप्त हो जाएगी जातिवाद से, हमें आज़ादी प्राप्त हो जाएगी धर्मवाद से, हमें आज़ादी प्राप्त हो जाएगी क्षेत्रवाद से, और हम सब एक हैं, हम भारत के लोग बन जाएं। इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है?